हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। और अध्याय नंबर 6 है क्षितिज भाग 1। और क्षितिज भाग 1 ये किस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है? तो PGT एस्टेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रही हैं। NCERT की बुक है, क्षितिज भाग 1 9th क्लास की है और उसी का अध्याय नंबर 6। और अध्याय नंबर 6 का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और इसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम PGT एस्टेट के लिए और TGT एस्टेट के लिए हमने हिंदी साहित्य भी पढ़ाया। अगर आज की वीडियो से कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद चैनल पर जाकर जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको जितना मैंने पूरा हिंदी साहित्य पढ़ा है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही आप प्लेलिस्ट चेक कर ले, लगभग चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद काफ़ी कमेंट आने, 1-2 कमेंट मेरे पास आए थे कि मैम आप NCERT पूरी करवा दीजिए। तो जो 6th 7th 8th की NCERT है, यानी कि जो TGT लेवल एस्टेट वालों के लिए है, वो तो लगभग मैंने संपूर्ण करवा रखी है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोई 1-2 ही चैप्टर छोड़ रखे हैं। बाकी अब मैं PGT एस्टेट वालों के लिए क्षितिज भाग 1 पढ़ा रही हूँ और उसमें अध्याय नंबर 6 पे हैं और टोटल 8 अध्याय हैं गद्य खंड के। उसके बाद हम इसका काव्य खंड पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उसके बाद SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं पर डे की जो वीडियोस होती हैं शेयर करती हूँ। तो हरिशंकर परसाई अध्याय नंबर 6 और अध्याय नंबर 6 का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, अभी तक जो एस्टेट के पेपर हुए हैं, यानी कि उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया था कि NCERT की एक लाइन टू लाइन आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं डूबना है। बाकी तो देखो, एग्जामिनर कब अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक इतने सालों से जो एस्टेट हो रहा है उन्हीं क्वेश्चनों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि आपको एक तो अध्याय का नाम जरूर पता होना चाहिए, जैसे इस अध्याय का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। उसके बाद इसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो प्रेमचंद के फटे जूते नाम का जो अध्याय है ये किसने लिखा या ये रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की। तीसरी बात मैंने इम्पोर्टेंट ये बताई थी कि रचना के विधा के दृष्टिकोण से ये जो अध्याय है ये क्या है। तो विधा के दृष्टिकोण से, हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से अगर हम इसकी बात करें तो ये एक निबंध है। ये तो आप सभी जानते हो कि हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार की विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है। ठीक है, तो ये प्रेमचंद के फटे जूते ये क्या है? एक निबंध है। और हरिशंकर परसाई जी जो है हिंदी साहित्य में निबंध के लिए ही काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये एक निबंध है और इसी प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखो, एस्टेट में के लिए अब हम इसे छोड़ नहीं सकते। जो इस पाठ का लेखक परिचय है, थोड़ा सा दृष्टिकोण हम इस लेखक परिचय पर भी डालेंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हरिशंकर परसाई की रचनाएं, वैसे तो आपने जब निबंध याद किए होंगे तो हरिशंकर परसाई जी के निबंध आपने याद कर लिए होंगे, ऐसी उम्मीद करके चलती हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किए हैं तो जहाँ पर लेखक परिचय दिया हुआ होता है वहाँ पर उस लेखक की कुछ रचनाएं भी दी हुई होती हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके जीवन परिचय को पढ़ेंगे और शुरुआत करती हूँ इस लेखक परिचय की। हरिशंकर परसाई का अब ये नहीं कि आपको हर एक लेखक का जन्म और मृत्यु आपको रटनी पड़ेगी, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो प्रमुख बातें यहाँ पर आती जाती हैं वो आपको जरूर याद करते जाने हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में हुआ।
नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। अब ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि जन्म मृत्यु तो हो सकता है ना भी पूछे और हो सकता है पूछ भी ले, तो 1 नंबर के लिए आप, अब हिंदी में तो लेखक और उनकी रचनाओं का ही काम है, तो हर किसी का हम एक एक सन याद नहीं रख सकते। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका किसने निकाली। तो आपको याद रखना है, जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, किसने निकाली? हरिशंकर परसाई जी ने, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। अब आती है इस पैराग्राफ में काम की बात। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। इसमें नोट करके रखना कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी किस प्रकार के निबंधकार हैं। तो ये एक व्यंग्य निबंधकार हैं। या किस प्रकार के लेखक है? तो व्यंग्य करने वाले लेखक है। व्यंग्य होता है कि एक कहते हैं ना, कैसे टोंट सी मार रही है, कमेंट क्यों मार रही है, मतलब इन्होंने हर एक बात को उस दृष्टिकोण से कही है। तो हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। और परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। और ये सारे इनके निबंध संग्रह थे। ध्यान से देखना, ये इनके निबंध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? वे हंसते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। दूसरी कहानी कौन सी है? जैसे उनके दिन फिरे, तो ये इनके कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके 2 उपन्यास हैं। उपन्यास इनके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन दो चार और होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये क्या है? इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब ये सारे यहाँ से, ये सारे इनके निबंध हैं और निबंध इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडी। अब कैसे याद करोगे? मैंने तो इसको एक ना गीत की तरह याद कर रखा। तब की बात और थी, कब की? पहले की बात, मतलब तब की बात होती और थी जब भूत के पाँव पीछे होते थे, लेकिन आजकल बेईमानी की परत है और पगडंडियों का जमाना है। सदाचार का ताबीज दिखावे के लिए सभी ने पहन रखा है, शिकायत तो मुझे भी है। और अंत में वैष्णव की फिसलन, वैष्णव माता पे गई, वहाँ पर वैष्णव की फिसलन, वैष्णव माता को तिरछी रेखाओं से देखा और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जब वैष्णव माता के चढ़े तो वहाँ ठिठुरने लग गए। और विकलांग श्रद्धा का दौर, और वैष्णवी माता के चढ़ते चढ़ते ये विकलांग की सी हालत हो जाती है, मतलब हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकलांग श्रद्धा का दौर, इनमें से कोई भी एक रचना दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रचना किसकी है या इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है ये सारी रचनाएं किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, आगे है, भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब उन्होंने जो व्यंग्य किया अपने रचनाओं में, वो उसके माध्यम से एक परिवर्तन की चेतना पैदा करना चाहते थे ताकि लोगों में परिवर्तन हो। कोरे हास्य से अलग वह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो कोरे हास्य, हंसी की बातें हैं, उस हंसी का कोई तुक ही ना हो, ऐसी बात नहीं है। हरिशंकर परसाई जी का जो व्यंग्य है, जो हास्य है, उसके पीछे वो एक आदर्श पक्ष की स्थिति को रखते हैं। ठीक है, उपस्थिति दर्ज करवाती है। मतलब वो जो हास्य मजाक है, जो हास्य व्यंग्य है, वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे। अब उनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो उनकी जो भाषा है वो सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता
बहुत बढ़ जाती है। संरचना मतलब जो उनकी लिखने की कला है उसके अनूठेपन के कारण इनकी भाषा की मारक क्षमता मतलब भाषा का जो तेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखो बात आती है, मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी, पाठ का नाम, पाठ के लेखक और उसका उद्देश्य और उसकी विधा का दृष्टिकोण से वो क्या है। तो अभी हमने इस पाठ के उद्देश्य को नहीं समझा था। प्रेमचंद के फटे जूते, पाठ का नाम है, प्रेमचंद के अध्याय का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। इन्हीं 3 लाइनों में बहुत कुछ कवि ने कहा है, एक एक अक्षर को हम यहाँ पर समझते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते ये इस पाठ का नाम है। ठीक है, इस शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी दिखाई है। एक तो कि प्रेमचंद जी जो है ना फटे जूते पहनकर और क्या खिंचवा लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और इस जूते में से यहाँ से इनका अंगूठा भी बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, तो सादगी के साथ साथ एक रचनाकार, और प्रेमचंद जी क्या थे, एक रचनाकार थे। रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का मतलब जो समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण है उसका विवेचन भी यहाँ पर किया है कि समाज, अब एक आदमी फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है तो समाज क्या कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इसके पास तो थे ही नहीं, इसको लखन नहीं है, तरीका नहीं है, फोटो ऐसे खिंचवाते हैं, शादी ब्याह में तो ढंग के पहन के आ जाता। अरे जब किसी की पॉकेट में पैसे ही नहीं है तो शादी ब्याह में कहाँ से ढंग से पहन के आ जाएगा। तो ये सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति, इस पर भी प्रकाश डाला है कि देखो अगर लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो अपने जूते, कपड़े, गहने, यहाँ तक कि बीवी तक भी खरीद लाते हैं। ठीक है, और अवसरवादिता मतलब अवसर का लाभ उठाने के लिए लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया है और उनका जो प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी है उसे ही इस पाठ में दिखाना लेखक का उद्देश्य है। तो इस पाठ का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। ठीक है, और पाठ जो है विधा के दृष्टिकोण से एक निबंध है, इतनी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब जल्दी जल्दी से हम अध्याय को पढ़ लेते हैं। बिल्कुल मैंने सारा आपको समझा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं और फिर से 3 बातें आपको याद रखनी है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई और ये विधा के दृष्टिकोण से एक निबंध है। और फटाफट अब हम इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पाठ में शुरुआत में ही आप देखना, मतलब हरिशंकर परसाई जी किसी एक ऐसी फोटो को देख रही हैं, किसी एक ऐसे चित्र को देख रही हैं जिसमें सामने प्रेमचंद जी का, वो प्रेमचंद जी का फोटो है। ठीक है, चित्र है, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। ये हरिशंकर परसाई जी लेखक कह रही हैं, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रही हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है। कनपटी कहते हैं ना, आप सभी हरियाणा वाले समझते हो, कनपटी पे मार दूंगी एक थप्पड़। ठीक है, कनपटी मतलब कान के पास वाला ऐसा, कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, गालों की हड्डियां उभर आई हैं पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। मतलब यहाँ पर उनके व्यक्तित्व का एक फोटो सा खींचा गया है, व्यक्ति चित्र खींचा हुआ है इनका। ठीक है, पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस होता है एक मोटा सा कपड़ा, कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। मतलब जो जूतों के जो फीते होते हैं, जिसे कोई लेस बोल देता है, कोई फीते बोल देता है ना, जिसके वो जो बंद हैं वो बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। मतलब जो लेस होते हैं ना वो आगे से उनके एक लोहे की सी पतरी सी होती है ताकि लेस का मुंह आगे से खुले ना और लेस उन छेद में डालने में आसानी से रहे। लेकिन यहाँ हरिशंकर परसाई जी कह रहे शायद लापरवाही से उनका प्रयोग किया तो वो लोहे की पतरी निकल गई और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती होगी, तो जैसे तैसा भी आया उन्होंने बंद कर लिया। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। ठीक है,
दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मतलब दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अब यहाँ पर देखना, हरिशंकर परसाई जी ने एक मैंने पूरा लिख दिया, व्यंग्यात्मक निबंध है ये, व्यंग्यपरक रचनाएं हरिशंकर परसाई जी ने की हैं। और अब व्यंग्य का इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी कि देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है मेरी दृष्टि से। अब यहाँ पर देखो, वो चित्र देखा, और चित्र के बारे में अभी तक हरिशंकर प्रसाद जी ने बताया कि वो चित्र कैसा है। अब हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब हरिशंकर परसाई जी उस फोटो को देखकर सोचने पर विवश हो गए कि कितनी मजबूरी होगी इस इंसान की जिसने फटे जूते को पहनकर फोटो खिंचवा लिया। इसके पीछे दो ही कारण है, या तो उसकी बिल्कुल सादगी या फिर उसकी मजबूरी। जीवन यापन करने के लिए हो सकता है उनके पास तंगी हो, तो दो तरीके हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। कहते हैं कि जब फोटो खिंचवाने में तो लोग इतना दिखावा करते हैं, तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी के अलग अलग पोशाकें नहीं होंगे। अब फिर से हरिशंकर परसाई जी यानी कि लेखक सोचता है कि ये आदमी ऐसा नहीं है, इसकी दो दो पोशाक नहीं हो सकते, पोशाक बदलने का गुण नहीं है। कह रहे कि ये इतना सादा आदमी है, सीधा आदमी है, इतनी सादगी इनके व्यक्तित्व से झलक रही है, ये ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता कि फोटो खिंचवाने की पोशाक अलग रखें, पोशाक बदलने का गुण इसमें नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। ठीक है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। अब देखो, उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। कह रहा है कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है, मतलब लेखक कह रहा है कि मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। मतलब ये साहित्यिक पुरखे किसको कह रहा है, प्रेमचंद जी को, कि क्या आपको पता है कि आपका जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। झेप का मतलब भी इस तरीके से यही है कि आपको बिल्कुल भी शर्म या संकोच या शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अब देखो, लेखक ये सोच रहा है कि अगर यही यहाँ पर व्यंग्य है, अगर ये इंसान चाहता तो अपनी धोती से अपने जो फटा जूता है जिसमें से उंगली बाहर निकल रही थी उसे ढक भी सकता था, या ये व्यक्ति चाहता तो जूता किसी और का लेके भी पहन सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। कह रहे कि इतना है कि आपकी उंगली उस फटे जूते में से दिख रही है, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही सी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लापरवाह हैं, लेकिन लेखक कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप लापरवाह हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर एक बड़ा विश्वास भी दिखाई दे रहा है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। सुनिएगा क्या कहा है कि फोटोग्राफर ने आपकी, कह रहा है कि तुमने वहाँ पर मुस्कुराने की कोशिश की होगी जब फोटोग्राफर ने आपको रेडी प्लीज कहा होगा फोटो खिंचवाने के लिए, तो आपने आपके मन में जो दर्द है, जो गरीबी है, ठीक है, उसको छुपाने की आपने कोशिश की होगी, और एक मुस्कान दिखावे की मुस्कान आप बाहर लाते उससे पहले ही उसने आपकी क्या कर दी, फोटो खींच दी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये विचित्र है, ये अधूरी मुस्कान है, ये मुस्कान नहीं है। वो मतलब वो कह रहा है कि अगर मुस्कुरा भी देते प्रेमचंद जी उस फोटो में, तो वो उनकी मुस्कान नहीं थी, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है। वो अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी को छुपाने के लिए हंसते। ठीक है, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है।
देखो अब फिर से मतलब वो सस्पेंस में पड़ गया और फिर से व्यंग्य करता है कि देखो उस आदमी को हम लाचार विवश तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये कैसा आदमी है। अगर लाचार विवश होता तो ये शर्मिंदगी महसूस करता और हंसता भी नहीं, लेकिन ये फोटो भी खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचवाते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गई होंगे। कह रहे कि अगर इनका जूता इतना ही फटा हुआ था तो भाई ये लेखक जो है इतना सोचने के ऊपर क्यों मजबूर है। मजबूर इसलिए कि लेखक है, इसका काम लिखने का है और उस पर जो प्रेमचंद जी के मन में उस समय जो बातें थी उन सभी बातों को इन्होंने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है। कह रहे कि नहीं खिंचवाते, लेकिन पत्नी किसकी मानती है। उसकी पत्नी ने कहा होगा कि चलो फोटो खिंचवाते हैं, तो पत्नी का आग्रह रहा होगा इसलिए इन्होंने फोटो खिंचवा ली। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। कह रहा है हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी ये फोटो देखता हूँ तो मेरे अंदर एक क्लेश, एक दुख सा उठता है और उस दुख को, आपके दुख को यानी कि प्रेमचंद जी के दुख को महसूस करके मैं रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीसरा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखों में जो व्यंग्य है कि नहीं, आपको इस पर हंसना नहीं है क्योंकि वो उस फोटो में खुद हंस रहा है प्रेमचंद जी, तो तुम्हारा जो व्यंग्य है वो मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का मैं तो नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी तीसरी बात कह रहे हैं कि तुम्हें शायद फोटो का महत्व नहीं पता है। अगर तुम फोटो का महत्व समझते तो किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं, मतलब वर वधू होते हैं ना, दुल्ला भी अपने मांगे हुए कोट से अपनी शादी करके आ जाता है और मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं, मतलब मांग कर लोग अपनी बारात निकाल लेते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ले जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो ये सब बातें हैं। अब अभी हमारे पास टाइम कम है, अदरवाइज इस पर हंसना हो तो चाहे कितना ही हंस लो। और आप सभी को पता है कि आजकल फ़ोटो कैसे कैसे लगाते हैं, फ़िल्टर लगा लगा के ना, नाक भी बदल लेते हैं, आँख भी बदल लेते हैं, होठ भी बदल लेते हैं, लिपस्टिक भी बदल लेते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और ऐसा ना हो कहीं मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूं और वीडियो पॉज ही हो। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। कह रहा है कि टोपी 8 आने में मिल जाती थी, अठन्नी 8 आने, ठीक है, अठन्नी 8 आने में मिल जाती और जूते उस ज़माने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कह रहे कि लोग तुम्हें इतनी इतनी उपाधियां देते हैं, उपन्यास सम्राट कहते हैं, युग प्रवर्तक कहते हैं, महान कथाकार कहते हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐसी करवा दी कि फोटो में क्या पहन लिया, फटा हुआ जूता पहन लिया। और यहाँ पर कह रहा है कि टोपी 8 आने में और जूते, मतलब जूते की कीमत सदा से ही ज़्यादा रही है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, तो आपको भी तो जूता ढंग से पहनना चाहिए था, ठीक है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठी के नीचे तला फट गया है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से तो अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठी के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पर पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा,
मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। देखो इसके पीछे का व्यंग्य आप समझना। कह रहा है कि हरिशंकर बरसाई जी जूते तो मेरे भी फटे हुए हैं, मेरा तलवा पूरा घिस जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन मेरा ये अंगूठा कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नीचे से फटा हुआ ना किसी को दिखता नहीं है। कह रहा कि तो मेरे अंदर जो दुख दर्द है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रही हैं। इसका मतलब है कि तुम पर्दा करना नहीं जानते, और हम क्या, ये पूरी दुनिया ही जो है पर्दे पर कुर्बान हो रही है। पर्दे के पीछे चाहे वो भूखे मरे, चाहे नंगे रहे, चाहे उनके पास पहनने के लिए कपड़े हो या ना हो, तो एक तरीके से यहाँ पर लेखक ने अवसरवादिता और दिखावे की जिंदगी पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। कह रहा है कि तुम कम से कम दिखाने के लिए इस उंगली को ढकी लेते। ठीक है, फिर इन्होंने अपना उदाहरण भी दिया है। तुम फटा जूते बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। अब लेखक कह रहे हैं कि तुमने वो जूता पहन लिया लेकिन मैं नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। कह रहा है कि फोटो तो मैं कभी भी ऐसे ना खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। ठीक है, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान, उस समय देखो जब इनकी रचनाएं छपती थी या कोई छापता था इनके ऊपर कुछ लिखता था तो इनकी फोटो लेते थे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? कह रहे कि मेरे हौसले परास्त कर देती है। मैं नहीं समझ पाता कि आपकी इस मुस्कान है, आपकी मुस्कान के पीछे का राज क्या है। क्या होरी का गोदान हो गया है? कि देखो होरी के गोदान, कह रहा है होरी का गोदान हो गया है, मतलब क्या है कि व्यंग्य मुस्कान। लेखक यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारी इस मुस्कान के पीछे का महत्व तो मैं नहीं समझ पाया, कि इस मुस्कान के पीछे आपने अपने दुख दर्द तकलीफ छुपा रखी हैं, या फिर ये इसको आपकी सादगी कहें। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं कि क्या आप होरी हो गए हो? क्या गोदान वाला होरी जो नेमी और धर्मी है, वो अंत समय तक भी, उसके पास कुछ भी न होने पर भी वो अपने धर्म से अड़िग नहीं होता? क्या होरी का गोदान हो गया है? ठीक है, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? ठीक, पूस की रात ये भी तो प्रेमचंद जी की है। ये होरी गोदान नामक जो उपन्यास है वो भी प्रेमचंद जी ने ही लिखा है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, कोई क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? कह रहा कि इन सब का उदाहरण दे रहा है कि क्या तुम भी उन्हीं की तरीके से अपने धर्म में लीन हो गए हो, या नेमी धर्मी हो गए हो कि अपने जो सत्य का रास्ता है उसे नहीं छोड़ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है। आपको पता है ये माधो और बुधिया, वो है ना, कौन सी है वो, कहानी का नाम तो है इसमें, जब वो औरत के कफन का जो पैसे होते हैं उससे भी शराब पी जाते हैं, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह है मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? कह रहा कि कैसे फट गया। अब फिर से सोच रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे ये जूते फटे तो कैसे फट गए। देखो अब लास्ट में बता रहा है कि लेखक अभी तक नहीं समझ पाया कि या तो इसने फोटो खिंचवाता तो ढक के खिंचवा लेता, या फिर जूते मांग कर फोटो खिंचवा लेता। फिर कह रहा फोटो में हंस भी रहा है, ठीक है, या अपनी धोती से भी इसको छुपा लेता, या फिर नीचे से फटा हुआ पहन लाता। अब यहाँ पर किसी भी तरीके से वो नहीं समझ पाता है, तो फिर कह रहा है कि क्या जूता, तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये बात कहना चाहता है लेखक कि तुम्हारी जीवन में शायद कोई एक ऐसी समस्या होगी जिस पर आप लगातार ठोकर मारते रहे होंगे, और जिसके कारण, यानी कि उस चीज़ को, उस समस्या को, उस विपत्ति को आप अपने जीवन से हटाने की हमेशा कोशिश करते रहे होंगे, और जिस पर आप ठोकर मारते रहे होंगे, जिसके कारण आपके अंगूठे के पास का जूता फट गया होगा। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तगादे मतलब तगाजा जो बोलते हैं ना। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। कुम्मन दास पता है, सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, ये अष्टछाप के कवि थे, भक्ति कृष्ण काव्य के अंतर्गत। ठीक है, तो कह रहे हैं
कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिसता है नीचे से। जैसे कि कुम्मन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा। उसने कहा, आवत जात पनैया, मतलब आते जाते पनैया घिस गए। पनैया मतलब जो पैरों में जूते थे वो घिस गई। ये प्रेमचंद के जूते में से उंगली दिख रही है। बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके ऐसे दुख उपजत हैं तिनको करबो करे सलाम। मतलब जिनके ऐसे दुख हैं तिनको करबो परे सलाम। तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फिर से वही क्वेश्चन उनके दिमाग में है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। फिर हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं कि शायद कोई ऐसी बात रही होगी, कोई ऐसा कारण रहा होगा इनके जीवन में जिसको ये ठोकर मारते रहे होंगे। मतलब यहाँ पर ये कहना है कि इनके जीवन में जो परिस्थितियां थी ना, उनके साथ इन्होंने, मुंशी प्रेमचंद जी ने कभी समझौता नहीं किया। अगर ये परिस्थितियों से समझौता कर लेते तो इनका जीवन सुख में होता। ठीक है, ये बात इसमें कहना चाहता है। कोई चीज जो परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल जाते। देखो यहीं पर वही बात है, कह रहे कि तुम्हारे जीवन में कोई टीले रूपी समस्या थी या कोई दुख तकलीफ थी जिसे तुम हमेशा ठोकर मारते मारते और अपने जूते को फाड़ लिया, लेकिन तुम उसे बचाकर भी तो निकल सकते थे। कोई इस तरीके की अगर कोई परिस्थितियां थी तुम्हारे जीवन में तुम उनसे समझौता भी कर सकते थे, मतलब बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कह रही कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई समस्या थी तो उनसे समझौता भी हो जाता। सारी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। देखो यहाँ पर ये बात कह दी है कि तुम कभी भी जीवन में समझौता नहीं कर पाए। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? कह रहा है कि मुझे लगता है जो होरी ने नेम और धर्म निभाया, अगर वो उस नेम धर्म को ना निभाता तो वो भी ठीक ठाक रहता उसका हाल, लेकिन वो अपने नेम धर्म पर चलता रहा तो अंततः क्या हुआ, उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे लगता है, हर लेखक कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी भी यही कमजोरी है, नेम धर्म वाली। उसकी भी जंजीर थी, उसकी भी जंजीर थी। कह रहा कि होरी की भी जंजीर थी, नेम धर्म। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। कह रहा कि अगर तुम्हारी फोटो की तरफ देखता हूँ, तुम्हारी हंसी की तरफ देखता हूँ, तो मुझे लगता है तुमने जो तुम्हारा नेम धर्म था तुम उसमें बंधे हुए नहीं थे, वो तुम उसमें स्वतंत्र थे। कह रहा कि समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके पीछे क्या व्यंग्य है। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब दूसरी बात और कह रहा है, लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पाँव की उंगली है वो किसी चीज़ की ओर संकेत कर रही है, क्योंकि जो हमारे सामने जो घृणित, मतलब जिससे हम घृणा करते हैं, उसकी तरफ हम हाथ से इशारा नहीं करते, हम पाँव से इशारा करते हैं। तो शायद आपके पाँव की उंगली भी कोई इशारा कर रही है, कोई घृणित काम है। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रही हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। कह रहा कि मैं सारे चीज़ समझता हूँ, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान में जो व्यंग्य है मैं उसे भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रही हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रही हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रही हो। अब लेखक पूछता है, मुझे ये बता दो कि तुम जो मुस्कान है तुम्हारी फोटो में, वो तुम हंस किस पर रही हो? मुझ पर हंस रही हो या हम सभी पर हंस रही हो, जो उंगली छिपाए हुए हैं लेकिन उनके जूतों का तलवा
घिसा हुआ है। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। कह रहे कि तुम उन पर तो नहीं हंस रही हो जो हम जैसे लोगों को, जो हम परिस्थितियों से समझौता करके और साइड से बचकर निकल जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी मुस्कान यही कह रही है कि और इसीलिए तुम हंस रही हो। तुम कह रही हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल आई, पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रही हो, तुम चलोगे कैसे। तो यहाँ पर ये व्यंग्य किया है कि लोग अपने दिखावे की जिंदगी के लिए, दिखावा करने के लिए अपने शरीर को नुकसान दे लेंगे, लेकिन दिखावा जरूर करेंगे। जैसे कि हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि मेरा जूता नीचे से तलवा घिसा हुआ है, मेरा पैर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो लोगों को, मतलब इस पर आप समझ जाएं कि दिखावे की जो जिंदगी आजकल की जो दुनिया जी रही है उस पर प्रकाश डाला है। एक अवसरवादिता के बारे में इन्होंने बताया है कि अवसर का फायदा उठाने के लोग किस प्रकार से अपने शरीर को भी कष्ट दे लेते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। तो इससे यही बात झलकती है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है बिल्कुल सीधा साधा और सादगी से संपूर्ण है। कह रहा है कि उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा। अब देखो मुंशी प्रेमचंद जी ने, उनकी उंगली बाहर है लेकिन उसका पैर बिल्कुल सेफ है। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब लेखक कह रहा है कि मैं तुम्हारी मुस्कान को भी समझ गया, मैं तुम्हारी जो फटी उंगली है वो क्या इशारा कर रही है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी से बचना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और ये प्रश्न है, ये आपके यहाँ पर कहीं से नहीं आएंगे, इसमें से कोई ऐसा प्रश्न है नहीं, ठीक है, जो आपके एग्जाम लायक हो। भाषा अध्ययन में क्या है कि मुहावरे छांटने, तो मुहावरे हम आपको इकट्ठे ही एक जगह पर करवा देंगे। बाकी ये शब्दार्थ है, जैसे उपहास का मतलब है खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाने वाली हंसी। आग्रह होता है पुनः पुनः निवेदन करना, आग्रह करते ना, बार बार आग्रह करने पर भी वो नहीं आया। क्लेश होता है दुख। तगादा होता है तगाजा, क्या जल्दी लग रही है, जैसे पनैया देसी जूतियाँ। बिसरना भूल जाना। नेम नियम। धर्म कर्तव्य। बंद फीता। बेतरतीब अव्यवस्थित। ठीक है, और ठाठ मतलब ठाठ से रहते हैं शान। बरकाकर बचाकर। और कुमन दास के बारे में यहाँ पर बताया, वैसे मैंने आपको बता दिया था। ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। तो वो पंक्तियाँ किसकी थी, कुमन दास की पंक्तियाँ थी। आई थी ना पंक्तियाँ यहाँ से, जैसे कि ये पंक्तियाँ कुमन दास की थी। कहाँ से गया, आपको ध्यान होगा ना, जब मैंने बताई थी वो पंक्तियाँ आधी ऊपर थी और आधी नीचे थी, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ से गई। ये रही। जिनको देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, ये वाला। और एक पीछे है इसकी पंक्ति यहाँ पर, ये आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो अरे नाम। तो ये पंक्तियाँ याद रखना, ये कुमन दास की हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। बेस्ट स्टेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ही जल्द आप सभी के सामने आने वाली है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहें, लगातार वीडियो देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।